बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान वो इस हवाले से मकबूल हैं कि जब भी कभी फ़लस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है, चाहे वो बर्मा में हो रही थी, तो वो जल्दी आवाज़ उठाने वाले लीडर्स में शामिल हैं। कि पाकिस्तान में इमरान ख़ान साहब आए तो उन्होंने भी इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के हवाले से, और जहाँ जहाँ दुनिया में मुसलमानों को दबाया जाता है इस हवाले से उन्होंने भी आवाज़ उठाई, ख़ास तौर पे फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए और दीगर जगहों पे भी। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, तुर्की के सदर ने, जो स्टेटमेंट अगर आप उसको देखें ग्राउंड पे नक्शे रख कर तो फिर आपको समझ आती है कि एक्चुअली उनको ये क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हों, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ़ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फ़ारस और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाज़ुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बिलखसूस मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़क हेरोज़ग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब हम रिपोर्ट कर रहे थे तो नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़क के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ़ टाइम भी दिया था। लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। ये वैसे जुलाई 2021 में इसराइली सदर बना आइज़क हेरोज़ग, और आइंदा महीने ये तुर्की का दौरा करने जा रहा है। और रजब तैयब एर्दोगान के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान एक नए बाब का आगाज़ होगा। अब ये तुर्की के सदर को क्यों कहना पड़ रहा है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन स्टेटमेंट का बाकी हिस्सा देखें। उन्होंने कहा कि अंकारा हुकूमत, यानी जो तुर्की की हुकूमत है, इसराइल के साथ मुख्तलिफ शोबों में बिलखसूस कुदरती गैस की तजारत में ताउन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये सिर्फ आपने याद रखना है, कुदरती गैस ये वो एक चीज़ है जो तुर्की को इसराइल के करीब लेकर जा रही है। ये गैस कहाँ से निकलती है मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ। अभी तुर्की ने 1949 में जब इसराइल को तस्लीम किया था तो वो मुसलमानों का पहला मुल्क था जिसने इस यहूदी रियासत को, उसकी खुद मुख्तारी को और उसकी सालमियत को तस्लीम करते हुए उसके दिफा के बात की थी। इन दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात की तारीख़ है वो पुरानी है। तुर्की के मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई, अब ये मैं आपको बताता हूँ। एर्दोगान फ़लस्तीन के बारे में इसराइली पॉलिसी के सख्त नाक़िद हैं, यानी फ़लस्तीन के हवाले से इसराइल जो भी करता है उसके ऊपर शदीद तनकीद करते हैं तैयब एर्दोगान। इसी हवाले से तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी भी रहती है, लेकिन हाल ही में इन ताल्लुकात के अंदर तब्दीली आ रही है। और उन्होंने कहा कुछ मामलात पे इख्तलाफात तो हमारे हैं, लेकिन इसके बावजूद सफारती और तजारती रवाबित उनको बेहतर बनाया जाएगा। अब जो तनकीद करने वाले उनका ये कहना है कि तुर्क सदर इसराइल के साथ ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, जिसका एक मकसद इसराइली कुदरती गैस का हुसूल है। मशरकी बहरा रूम से यूरोप आने वाली इसराइली कुदरती गैस की तजारत के हवाले से अंकारा का यूनान, या जिसको आप कब्रस कहते हैं, कब्रस एक ऐसा इलाका है जो तुर्की और इसराइल के बिल्कुल दरमियान में एक जजीरा नुमा मुल्क है।
इस आधे इलाके के ऊपर तुर्की का कब्ज़ा है, आधे के ऊपर यूनान का कब्ज़ा है और कुछ एरिया के ऊपर पुरानी बरतानिया की फोर्सेस बैठी हुई हैं। इस इलाके को इस्तेमाल करता है यूनान और इसराइल की मदद करता है ताकि वो अपनी जो गैस है जिसकी वो पैदावार करते हैं उसको यूरोप की मंडियों तक पहुंचा सके। अब इसराइल की यही गैस ये चाहिए तुर्की को। अब ज़रा आप ये नक्शा देखें, ये बहरा रूम का पूरा एक नक्शा है। इसके एक तरफ जो है वो तुर्की है, बीच में ये कब्रस का इलाका है और उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे लबनान है, इसराइल है, बाकी ममालिक हैं। इसराइल के पास यहाँ पे कुछ जजीरे हैं। यहाँ पे दो जज़ायर बड़े अहम हैं और बहुत बड़े बड़े ये जज़ायर हैं। इनका नाम है तमर एंड लेवियाथन। ये जो दो जज़ायर हैं यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर गैस निकलती है और ये इसराइल के ज़ेरे कंट्रोल इलाके हैं। इसके अलावा यहाँ पे 9 के करीब मज़ीद जज़ायर भी हैं और इनको आप ये मैप में देख भी सकते हैं। तो इन तमाम जज़ायर से, ये वैसे तो अरब ख़ित्ता है, खलीजी इलाका है, उसके जज़ायर हैं, यहाँ से जो गैस निकलती है उसके ऊपर इसराइल का कंट्रोल है और बहुत बड़े पैमाने पर गैस यहाँ से निकलती है, कुदरती गैस। इस गैस से इसराइल बहुत पैसे भी कमाता है, यानी आसपास के मुल्कों को भी बेचता है और यूरोप के मुल्कों को भी ये गैस इसराइल बेचता है। तुर्की को अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इसराइल से ये गैस चाहिए और इसी गैस के लिए वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहता है। साथ ही साथ तुर्की ने अपने ताल्लुकात अरब ममालिक के साथ भी बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। जो तुर्की की करेंसी है उन्होंने स्वैप किया यूएई के साथ और यूएई ने अपनी करेंसी को तुर्की के साथ स्वैप किया और ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसके ज़रिए से दो मुल्कों के दरमियान तिजारत में इजाफा किया जा सकता है या कारोबार में इजाफा किया जा सकता है। वैसे ये 4.25 अरब अमरीकी डॉलर्स की डील हुई है, जो करेंसी स्वैप की डील हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी डील है। अगर आप यूएई में जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि जगह जगह आपको तुर्किश लोग कारोबार करते हुए आजकल नज़र आते हैं। जो इन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे ग्लोबल विलेज बनाया है, वहाँ पे सबसे शानदार, यानी बहुत सारे मुल्कों के अलग अलग स्टॉल्स हैं लेकिन सबसे शानदार और बड़े स्टॉल्स तुर्की के मौजूद हैं और जगह जगह तुर्की को स्टॉल लगाने के लिए अलग से भी जगह दी गई है और बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी तुर्की के इस वक्त अरब ममालिक के अंदर ख़ास तौर पे यूएई में और कतर में बनाए जा रहे हैं। लिहाजा तुर्की इस बात को जानता है कि खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बढ़ाकर, उनके साथ बिज़नेस को ज़्यादा करके, तिजारत को ज़्यादा करके वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है। और क्योंकि ज़्यादातर खलीजी ममालिक अब इसराइल के करीब आते जा रहे हैं तो तुर्की के लिए ये मजबूरी बन गई है कि वो इसराइल के साथ जो उनके पुराने ताल्लुकात हैं उनको कुछ हद तक बहाल करे। लेकिन जहाँ तक मामला है फ़लस्तीन का, तो वहाँ पे तुर्कों का ये कहना है कि इस मामले पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हर हाल में फ़लस्तीनियों की हमायत जारी रखेंगे। तो इस मैप को आप एक दफ़ा फिर देख लें। ये कब्रस से नीचे का इलाका है और इसको मशरकी बहरा रूम कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी है ये। और इसको जब मशरकी बहरा रूम का जो एरिया है, यहाँ पे बड़ा कंट्रोल है इसराइल का और इसराइल के पास यहाँ पे जज़ायर हैं जिनमें गैस की फरावानी है, वो यहाँ से गैस निकालते हैं और ये सारी की सारी गैस, जिस पे पहले अरबों का हक था और एक दौर में ये सारा एरिया तुर्की की खिलाफत के कंट्रोल में भी था, लेकिन अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक ये इसराइल के पास है। यहाँ पे कुछ अमेरिकन और कुछ अरब कंपनियाँ गैस निकालती हैं और फिर वो दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, यहाँ की गैस के ऊपर तुर्की की नज़र है और वो ये चाहता है कि ये गैस उसको मिले ताकि वो अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी कर सके और अरब ममालिक के साथ तिजारत और कारोबार उसकी तरजीह बन चुका है ताकि वो अपनी मईशत को ऊपर लेकर आए। अब आ जाएँ यूक्रेन और रूस के हवाले से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं मेरे पास, रोज़ाना हम आपको अपडेट करते हैं। यूक्रेन पर आलमी ताकतों में जो कशीदगी पैदा हो रही है, इस पे एक रिपोर्ट आई है और ये एक नोबेल इनाम याफ्ता आलमी ग्रुप है आईकैन, उसने ख़बरदार किया है और ये रिपोर्ट देते हुए उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर आलमी ताकतों में जो कशीदगी है उससे एटमी हथियारों के इस्तेमाल के ख़तरे में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। उन्होंने ये कहा कि हालात उस तरफ जा रहे हैं, मुझे खदशा है कि हौलनाक हद तक चीज़ें गलत हो जाएंगी क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों टलते हुए नज़र नहीं आ रहे और ख़तरनाक हथियारों की तनसीब दोनों जानिब से जारी है।
यूक्रेन की सूरत हाल अगर ख़राब हुई तो अमेरिका ने भी एक धमकी दी है, और वो धमकी रूस को नहीं, चाइना को दी है। अमरीकी महकमा खारजा की ओहदेदार विक्टोरिया नोलैंड ने मीडिया को यह बताया कि अगर यूक्रेन का मसला संगीन हुआ तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन इस मामले में अपने सफारती असर रसूख को रूस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहा, यानी यूक्रेन को जंग से बचाने के लिए चीन ऐसा कुछ नहीं कर रहा जिसमें वो रूस के ऊपर दबाव डाले अपने सफारती असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए। अमेरिका ने यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर सलामती कौंसिल का इजलास भी बुला लिया है ताकि यूक्रेन के ऊपर रशिया हमला ना कर सके, और अगर हमला करे तो इस सूरत में एक मुश्तरका फोर्स रूस को जवाब देने के लिए मौजूद हो। जो बाइडन ने एक बड़ी खौफनाक धमकी भी दी है रूस को। मैं आपको बताता हूं कि क्या धमकी और किस जगह पे वो अटैक करेंगे, उन्होंने ये कहा भी है। दूसरी जानिब चीन ने भी एक ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से बात करते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर यूरोप में बढ़ती हुई कशीदगी पर रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को अमेरिका और मगरबी ममालिक संजीदगी के साथ लें। उनको चाहिए कि संजीदगी से गौर करें कि रूस क्या मांग रहा है। एक और चीज़ उन्होंने जो कही कि जो सिक्योरिटी खदशात रूस के हैं नेटो को लेकर, यूक्रेन को लेकर और मगरबी ममालिक की जारियत को लेकर, तो इन खदशात को दूर किए बगैर इस सूरत हाल को टालना आसान नहीं है। यानी उनका जो खुले अल्फाज के अंदर उन्होंने जो जुमला कहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि चीन दूसरे ममालिक को चलाने के तरीक़ाकार में बैरूनी मुदाखलत की मुखालफत करता है, और ये सिक्योरिटी की कोई पॉलिसी नहीं है कि आप अपने लिए कुछ और पैरामीटर सेट करें और दूसरों के लिए कुछ और सेट करें। तो रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाना चाहिए, और चाइना रूस के तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त भी समझता है। ये है चीन का जवाब अमेरिका को और मगरिब को इस बात का कि आप रूस पे दबाव क्यों नहीं डाल रहे। तो चीन रूस पे दबाव इसलिए नहीं डाल रहा कि चीन को लगता है कि जो रूस कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको इसका हक हासिल है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस का जो नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की तर्जुमान है एमिली हॉर्न, उन्होंने कुछ सैटेलाइट तस्वीर के हवाले देते हुए ये बताया है कि रूस जंगी तैयारे, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बहुत बड़े पैमाने पर फ़ौज को मूव करते हुए बॉर्डर के ऊपर ले आया है। यानी जो अब तक का आम हालात में तकरीबन 35,000 रूसी फ़ौजी यहाँ पे तैनात होते हैं यूक्रेन की सरहद पे, लेकिन इस वक्त जो फ़ौजी तैनात हैं और जो मशक़ें चल रही हैं उन सब की तफसीलात सामने लाई गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट के थ्रू जब हमने देखा तो इस इलाके में सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिन टेंटों के अंदर फ़ौजी रहते हैं उनको गर्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ गर्माइश पैदा की जाती है, तो उनके ऊपर से बर्फ़ पिघलने की वजह से वो डार्क दिखाई देते हैं। तो उनका साइज़ और उनकी तादाद को देखते हुए जो अंदाज़े लगाए हैं अमेरिका ने, और जो गाड़ियों की मूवमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की ख़ास तौर पे मूवमेंट और टैंकों की हरकत व सकनात से उन्होंने एक डाटा जारी किया है। उनका ये कहना है कि 1,06,000 रूसी फ़ौजी तो यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके अलावा 21,000 बहरिया और फ़ज़ाइया के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तो ये लगभग 1,27,000 फ़ौजी बनते हैं। जबकि रवायती फ़ौजियों के साथ साथ ये भी ख्याल किया जाता है कि 15,000 रूसी अलहदगी पसंद यूक्रेन के लुहानस्क और डोनेस्टिक इलाकों में भी मौजूद हैं। यानी इस तरह रूस की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ते बढ़ते लगभग कुछ 1.5 लाख के करीब पहुंच गई है इस खित्ते में, और ये बहुत ख़तरनाक है। अमेरिका का ये मानना है कि फरवरी के आखिर में रूस यूक्रेन के ऊपर अटैक कर देगा, और उसको रोकने के लिए अब वो चले गए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, ताकि तमाम मुल्क बैठकर रूस को मना करें कि इस लड़ाई से बाज रहे। अमेरिका ने धमकी लगाई है कि अगर रूस ने ये अटैक किया तो फिर रूस की जो गैस पाइपलाइन है जिसको इस वक्त वो बना रहा है जर्मनी के लिए, पानी के अंदर अंदर से जा रहा है, तो ये इसको तबाह कर देंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अगर रूस हमला करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आगे नहीं बढ़ेगी, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इस मंसूबे को गैस के बहाव को दुगना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये बहरा बाल्टक के नीचे से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पानी के अंदर से रूस से बराह रास्त जर्मनी तक जाती है। तो इससे रूस बहुत पैसा भी कमाने वाला है। तो इस तरह अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे निशानदेही कर रहा है कि रूस को कहाँ कहाँ नुकसान पहुँचाया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।